Hello everyone, today we will start our new chapter that is gravitation. आपने ये जो gravitation word है definitely सुना होगा. What do you mean by gravitation? Think. Okay. कुछ सोचा होगा आपने gravitation क्या होता है? Gravitation basically क्या होता है बेटा? जो gravitation कह दो या gravitational force, both are same thing. Gravitation कहो आप इसको या फिर कहिएगा gravitational force. Both are same thing. In this universe, if two object, two things are lying at some distance, then they will attract each other. वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. और वो जिस फोर्स के साथ में दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उसी को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन. ओके. और ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल स्मॉल भी हो सकती है और लार्ज भी हो सकती है. यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है. इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन और यू कैन से मास ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट, कई चीजों पे डिपेंड करता है. तो ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इट इज the force between two object lying at some distance in this universe. इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. in this universe हो सकता है वो अर्थ के सरफेस पे रखी आपकी दो बुक हो सकती है और इस यूनिवर्स में प्रेजेंट दो प्लैनेट है. दोनों प्लैनेट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम ग्रेविटेशन का नाम जिसको ग्रेविटेशन बोलते हैं. ठीक है. तो क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है? ये एक फोर्स होती है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लाई करती है. ठीक है. इट इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट लाइंग एट सम डिस्टेंस. और जो दोनों ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पे है इस यूनिवर्स में, उसी को हम ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. होपफुली ये चीज क्लियर होगी. हाँ, इसमें आप एक पॉइंट और भी ऐड कर लो. द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, द मैग्नीट्यूड और अमाउंट या स्ट्रेंथ, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कैन बी very small or large. देखो बेटा क्या होता है कि सपोज करो कि आपके टेबल के सामने आपकी टेबल पे दो बुक रखी हुई है. दोनों बुक का मास कम है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी वो कम होगी. राइट. और इस प्लेनेट में इस यूनिवर्स में एक प्लेनेट अर्थ है, दूसरा प्लेनेट जुपिटर है. उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ठीक है. सन है, अर्थ है, उन दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो वहां ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बहुत ज्यादा है. राइट. तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन कौन सी है. तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड वेरी स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है. अब ये जो ग्रेविटेशन का आइडिया जब सबसे पहले किसके माइंड में आया? ग्रेविटेशन का आइडिया सबसे पहले आता है न्यूटन के माइंड में. न्यूटन क्या ऑब्जर्व करता है? न्यूटन देखता है कि न्यूटन एक ट्री के नीचे बैठा होता है और वो देखता है कि एक ट्री है, ट्री से एप्पल फॉल करता है तो एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है. राइट. तो वो सोचता है कि एप्पल ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा. फिर उसने कुछ मतलब इस चीज पे काफी एनालिसिस किया. उस टाइम जो साइंटिस्ट या फिलोसोफर होते थे उनसे डिस्कशन किया. फिर अल्टीमेटली उसने अपनी भी सूझबूझ का यूज किया और उसने देखा कि ये जो ट्री है ये किस पे है? अर्थ के सरफेस पे है. उसने देखा कि अर्थ क्या करती है, इस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसीलिए एप्पल क्या है, नीचे की तरफ आया है. राइट. तो व्हाट डज इट मीन कि ये जो अर्थ है ये एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है.
और यहीं से आइडिया आता है ग्रेविटेशन का। मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, एक तो अर्थ बना और दूसरा क्या बना, एप्पल। दूसरा क्या बना, एप्पल। एप्पल और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो और जिस फोर्स के साथ में कर रहे हैं उसी को नाम दिया गया ग्रेविटेशन का या ग्रेविटेशनल फोर्स का, राइट। तो आइडिया ऑफ ग्रेविटेशन यहां पे नोट कर ले, इट केम टू माइंड ऑफ न्यूटन, इट कम टू माइंड ऑफ न्यूटन, ये न्यूटन के माइंड में आता है, ठीक है। और कब आया, when he observed carefully, so ठीक है ना, when he observed an apple falling from a tree। तो यही से शुरुआत होती है ग्रेविटेशन की। बेटा अब हम बात करेंगे फोर्स रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को जानना बेहद जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तभी हम प्लैनेट के मोशन को समझ पाएंगे कि सन के अराउंड या अर्थ के अराउंड मून कैसे रिवॉल्व करता है और सन के अराउंड अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है। ये सभी चीज़ों का जो जवाब है इस चीज़ में छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। अब ये बिल्कुल एक कॉमन सी इलस्ट्रेशन है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हो। सपोज करो कि आपने अपने हाथ में एक रस्सी ले रखी है, रस्सी के नीचे एक पत्थर मतलब टाई कर रखा है, बांध रखा है, और फिर आप क्या कर रहे हो, उस रस्सी को ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है। उस रस्सी को ऐसे ऐसे आप रिवॉल्व कर रहे हो, तो उस केस में आप क्या देखोगे कि जो स्टोन है, स्टोन और रस्सी जैसे ही आप ऐसे रिवॉल्व करोगे रस्सी टाइट हो जाएगी, स्टोन मतलब एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। तो इस केस में क्या है बेटा, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, जैसे ये मैन है, रोप है, स्टोन है, और आप स्टोन को क्या कर रहे हो, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहे हो। तो जब आप सर्कुलर पाथ में मूव करवाओगे तो क्या होगा कि कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन में हो तो उस टाइम उस बॉडी पे एक फोर्स लगती है। बेटा एक बात बताओ, जब ये स्टोन यहाँ पे था तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे था तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहाँ पे था तो इस डायरेक्शन में, और इस जगह पे इस डायरेक्शन में। लेकिन फिर ये अल्टीमेटली बात बताओ, ये यहाँ पे था स्टोन, ये कोई एक पोजीशन अज्यूम करते हैं तो इसको जाना तो चाहिए था इस डायरेक्शन में, इनर्शिया ऑफ मोशन, राइट। बट ये आगे एक सर्कुलर पाथ क्यों ट्रेवल कर रहा है? तो जवाब हमारे सामने ये आता है कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में हो तो उस टाइम एक फोर्स उस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ लगती है। एक फोर्स क्या लगती है, सर्कुलर ट्रैक के सेंटर की तरफ। जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ से सेंटर की तरफ एक फोर्स दिखा, तो यहाँ से यहाँ पे तो यहाँ से, राइट। तो ये जो फोर्स होती है इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? और यू कैन से कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ पे मूव करेगी तो एक फोर्स हमेशा उस पे लगती है, हमेशा इस बॉडी पे फोर्स लगेगी जो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ होगी। एक सेंटर सीकिंग फोर्स होगी जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे, राइट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आपके सामने एक नया वर्ड आया है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड, it is the force required to move a body in a circular track। किसी भी बॉडी को सर्कुलर ट्रैक पे मूव करवाने के लिए जिस फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, Fc। उसको Fc से रिप्रेजेंट करते हैं या सिंपली आप F से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो स्टोन है
इस स्टोन का मास कितना है m और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। एक बात बताओ, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है ना। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे उस बॉडी की मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। यहाँ पे मोशन की डायरेक्शन ये थी, यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये थी, यहाँ पे ये थी, ठीक है। अब सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था, तो आपने क्या देखा था कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड तो रहता है सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट, बट वेलोसिटी क्या रहेगी, वेरी करेगी हर एक पॉइंट पे। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेरी करेगी, तो यहाँ इस कंप्लीट सर्कुलर ट्रैक पे हर जगह वेलोसिटी अलग अलग होने से ये मोशन एक्सेलरेटेड बन जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। तो अब इस केस में ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का केस बन गया, राइट। तो जब कोई भी बॉडी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब इस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होने से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, और क्यों चेंज हुई, क्योंकि इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है। ये कौन सी लगी, AC। ये AC क्या चीज है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। M क्या चीज है यहाँ पे, मास ऑफ बॉडी, उस बॉडी का मास है। AC क्या चीज है, एक्सेलरेशन। और कौन सी एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो स्टोन है इस पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो कौन लगा रहा है, वो मतलब किसके कारण लग रही है। जब एक बात बताओ, आप इस बॉडी को ऐसे ऐसे मोशन करवा रहे हो ना, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब आप इस बॉडी को एक सर्कल बना रहे हो, स्टोन के रोप के साथ में स्टोन टाई करके आप इसका एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहे हो। तो यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकालने के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू ma, फोर्स कौन सी, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो AC क्या बन जाएगा आपका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और FC सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है, जो आपको अभी नहीं करना, जस्ट इसको एक बार नोट कर ले। वेलोसिटी के स्क्वायर को रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रैक, ये जो रोप है इसकी लेंथ कितनी होगी, r होगी, लेंथ कितनी होगी, r होगी। और जब ये एक सर्कल में घूमेगी तो इस सर्कल का रेडियस बन जाएगा ना, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला बनेगा v²/r, राइट। तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इतना ही, जस्ट आपको इतना ही नोट करना है, ये करना चाहो तो आपकी विल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा, राइट। तो होपफुली ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। किसी भी बॉडी को मतलब एक सर्कुलर मोशन में मूव करवाने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, नोट करें। अब हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। न्यूटन का ग्रेविटेशन के अबाउट क्या लॉ था। देखो न्यूटन ने ये तो ऑब्जर्व कर लिया था कि ट्री से एप्पल फॉल करेगा तो वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अब बात ये आती थी कि इन सब चीज़ों का एक मैथमेटिकल, जब न्यूटन ने एनालिसिस किया तो कुछ फॉर्मूलाज वगैरह उसने बनाए, राइट। और वो फॉर्मूलाज वगैरह क्या थे, वो सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझने के लिए हम एक सिचुएशन बनाते हैं। हमारे पास दो मास है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दो बॉडी है, दोनों का कुछ अलग अलग मास है। एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। और इन दोनों बॉडी के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर बना दो, कितना है r, कितना है r, ठीक है। अब न्यूटन क्या कहता है, कह रहे कि जब दो मास कुछ डिस्टेंस पे हो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। You are getting my point? Suppose करो कि आपकी क्लास में दो स्टूडेंट हैं, एक अमन है, दूसरा रोहन है, कुछ डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये न्यूटन ने बताया, राइट।
और वो जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो उन दोनों के बीच में कुछ फोर्स होगी, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में ये इसको कितनी फोर्स के साथ, इसको ये M2 को M1 F फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगा और M2 को, ये देखो M2 को M1 ने F फोर्स के साथ इधर अट्रैक्ट किया तो M1 भी M2 को F फोर्स के साथ इधर अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूटन ने बताया, ठीक है। कहना कि जब दो ऑब्जेक्ट जिनका मास m1 m2 है r डिस्टेंस पे है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, एक फोर्स होगी जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर होगी। दोनों मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? मतलब क्या है कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास का प्रोडक्ट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतनी ही ज्यादा उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, राइट। और सेकंड ऑब्जर्वेशन न्यूटन की क्या थी? सेकंड ऑब्जर्वेशन थी कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज करेगा फोर्स उतनी ही कम होगी, या इन दोनों मास के बीच में जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ही फोर्स ज्यादा होगी। तो इसको वो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज लोग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, कहते हैं कि फोर्स बिटवीन बोथ मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन inversely proportional to the square of distance between them. What does it mean? ये कह रहे हैं कि दो मास के बीच में दूरी बढ़ी, r की वैल्यू बढ़ेगी तो f डिक्रीज कर जाएगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये जो सिंबल आप देख रहे हो ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, m1 की वैल्यू बढ़ेगी तो f बढ़ेगी, m2 की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो f इंक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं? ये तो सिंबल तो प्रोपोर्शनलिटी का है। जब इसको 1 अपॉन में लिख देंगे तो ये बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? जब r की वैल्यू बढ़ेगी तो f की वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, राइट। ये न्यूटन की दो ऑब्जर्वेशन थी। इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी करेक्ट करके देख सकते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास एक मास था 1 केजी का, दूसरा मास था 1 केजी का, और दोनों मास को हमने 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ था। कितनी? 1 मीटर की डिस्टेंस पे। तो सपोज करो इनके बीच में फोर्स कितना था? 1 न्यूटन था, ठीक है। अब क्या है, कह रहे कि वही जो मास है 1 केजी वाले, इनको मैं रिप्लेस कर दूं 2 केजी से, और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रहे? अगेन 1 मीटर की डिस्टेंस रहे। तो अब इनके बीच में जो फोर्स होगी ना वो 2 न्यूटन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का मास बढ़ गया। दोनों में से कोई एक मास भी इंक्रीज हो जाएगा तो भी फोर्स चेंज हो जाएगी, राइट। एक तो ये तरीका था। फिर दूसरा तरीका क्या था? न्यूटन ने बताया कि ये जो दोनों मास है 1 केजी के, पहले 1 मीटर की डिस्टेंस पे थे। अब मान लो कि मैं दोनों को बिल्कुल क्लोज ले आऊं, दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने कर दिया 0.5 मीटर, ठीक है। ये भी मास 1 केजी का, ये भी 1 केजी का। तो कह रहे कि अब इनके बीच में फोर्स क्या हो जाएगी? 2 न्यूटन। मतलब दो मास के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी। एक तो दोनों मास, दोनों ऑब्जेक्ट है बॉडी, उनके मास पे, और एक उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के, राइट। तो ये वाली कहानी किसने बताई? श्रीमान न्यूटन जी ने। तो न्यूटन की ये कहानी आपको समझ में आ गई है। तो ये जो फर्स्ट एक तो इक्वेशन बनी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मास, एंड सेकंड क्या थी? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड बोला। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में न्यूटन कहता है इनको कंबाइन कर दो। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो कह रहे कि दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो दोनों के f है, तो मैं f को ऐसे लिख सकता हूं ना, m1 m2। इस इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग फोर्स m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, हमने लिख दिया m1 m2। सेकंड के अकॉर्डिंग फोर्स क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर के। तो ये आप लिख दो यहाँ पे 1/r।
कंबाइन होंगे ना दोनों, इसको कलेक्टिवली हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, राइट। तो अब न्यूटन क्या कहता है कि इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को आप हटाओगे तो इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को जब भी हटाओगे तो इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, लेकिन मतलब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा g, और g को आप बोलोगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू आया, एडजस्टमेंट करने के लिए g कांस्टेंट आया, ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकालते हैं हम इसकी, ठीक है। g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन गया आपका। मतलब कोई भी दो मास m1 m2 r डिस्टेंस पे हो तो उनके बीच की फोर्स इस फॉर्मूले से निकालोगे। लेकिन आपको याद रखना है ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 × 10 की पावर -11, ठीक है। जैसे मास की यूनिट केजी होती है, फोर्स की न्यूटन होती है, वैसे इस g की यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आई, क्यों आई, थोड़ी देर में बता दूंगा। तो ये वाली कहानी समझ में आई। न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, इसको एक बार पढ़ लो। The force of attraction between any two objects will be directly proportional to the product of mass of both objects and inversely proportional to the square of distance between them. और एक चीज का आपको याद रखना है, ये कह रहा है कि ये मास, ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो वो जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे ना, वो फोर्स लगेगी जो दोनों मास को ज्वाइन कर रही है लाइन, उसके अबाउट। तो ये वाला पॉइंट देख लो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल विल बी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगेगी, और इसीलिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। नोट करो, दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज आल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। यहाँ पे लिखो, प्रॉपर्टी में बता देंगे आपको, नोट करें। इसके बाद अब हम निकालेंगे यूनिट ऑफ जी। आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट आर द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अभी मैंने आपको बताया था ये वाले रहेंगे, कैसे आए वो देखेंगे, ठीक है। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए आप लिखोगे V नो F इज इक्वल टू, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा। F क्या चीज है? फोर्स बिट, यहाँ पे आप लिख लो F क्या चीज थी? फोर्स बिटवीन, कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बोथ मास, दो मास हमने लिए हैं, तो m1 m2 क्या चीज है? बोथ मासेस, दोनों मासेस है। r क्या चीज है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास, ठीक है। तो बेटा आपको g की यूनिट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? आपको पता है फ्रॉम न्यूटन ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू क्या होता है? g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 m2। यहाँ से g की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? एफ आर स्क्वायर अपॉन में m1 m2। आपको g की यूनिट निकालनी है, एसआई यूनिट निकालने हैं, ठीक है। निकालो। फोर्स को मेजर किस में करोगे? न्यूटन में। डिस्टेंस को किस में मेजर करोगे? मीटर में, और मीटर का क्या है? स्क्वायर। मास को किस में मेजर करोगे? किलोग्राम में। किस में? किलोग्राम इनटू किलोग्राम, राइट। अब यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास फॉर्मूला जी, यूनिट निकालनी है। न्यूटन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को स्मॉल एम से, और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। पोन में केजी, किलोग्राम को केजी और इसको भी केजी, तो ये हो जाएगा नीचे केजी स्क्वायर, ठीक है।
तो ये यूनिट बन गई किसकी, जी की। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप इसको कैसे लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा केजी स्क्वायर इनवर्स, ठीक है, केजी की पावर -2 ऊपर इज इक्वल टू जी। तो यहां से आपने फाइंड कर ली बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट, ठीक है। अब आप इनको करोगे कैसे, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आपके पास आपको बुक वगैरह में मिलेंगे। एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूं, फिर इस टाइप के न्यूमेरिकल आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। यहां पे मेरे पास 2 पर्सन है, एक पर्सन ये है और दूसरा पर्सन ये है। दिस इज पर्सन 1, दिस इज पर्सन 2। पर्सन 1 का मास 10 केजी है, पर्सन 2 का मास कितना है 10 केजी, ठीक है। और दोनों पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 100 मीटर। और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। निकाल के देखो कैसे निकलेगी, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो। इफ कैपिटल जी की वैल्यू आपको याद रखनी है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में आपको गिवन भी मिलेगी। इफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट हो। तो आपके पास अप्रोच बिल्कुल सिंपल सी है। आपको फॉर्मूला लिखना है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, सोल्व करते हुए F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू निकालनी है, जी की वैल्यू पुट करो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, राइट। और इसकी यूनिट क्या बनेगी, यूनिट क्या बनेगी, ये लिख लो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। मास की यूनिट कितनी है 10 केजी 10 केजी, तो आगे मास लिख दो यहाँ पे। आप है ना बार बार यूनिट ना लिखो, ये ज्यादा नेसेसरी हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। सारी यूनिट ऐसा ही सिस्टम में पुट करेंगे। तो फोर्स की वैल्यू आपने जी की वैल्यू पुट कर दी, मास कितना है, एक मास 10 केजी, दूसरा कितना 10 केजी, अपॉन में डिस्टेंस कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर कर दो, राइट। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ये कितना हो गया 10 की पावर 2, ठीक है। और नीचे कितना बनेगा 10 की पावर 100 है, 100 को 10 की पावर 2 लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 बन गया ना, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करो आप आगे, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर -4। अब आप इसको ऐसे सोल्व कर लोगे, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो फोर्स की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 6.67 इंटू 10 की पावर देखो कितना 15 और 2 13, 10 की पावर -13 बचेगा न्यूटन। होपफुली ये सब आपको आता होगा। देखो 15 कैसे हुआ, 10 की पावर -11 यहाँ है -4, तो -15, और यहाँ 10 की पावर +2 है, तो 10 की पावर -13 बच जाएगा, तो पावर कम हो जाएगी। और सारी यूनिट हमने एसआई सिस्टम में ली है, ठीक है, कोई भी ग्राम वगैरह में नहीं ना, सारी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। तो फोर्स की एसआई यूनिट आपको मिल जाएगी यहाँ पे, वो क्या होती है न्यूटन, राइट। तो इसको आप करें। आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।